हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था ऑर्बिट्स, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में। अभी तक ने हमने ये जाना कि किस प्रकार की कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इन विभिन्न कक्षाओं में क्या हो रहा है, सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से ये सैटेलाइट्स उन विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं और भारत में किस किस प्रकार के सैटेलाइट्स लॉन्चिंग व्हीकल्स विकसित किए गए हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत में कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। तो चलिए लॉन्चिंग व्हीकल्स को देखते हैं, क्या क्या लॉन्चिंग व्हीकल्स है अपने पास। आप पाएंगे कि 1970 के दशक में जो है हमने अपना पहला लॉन्चिंग व्हीकल बनाना चालू किया, और उस कड़ी में जो हमारा पहला लॉन्चिंग व्हीकल था वो था SLV-3। ठीक है, SLV-3 का फुल फॉर्म क्या होगा, ये बात याद रखिए कि आपको जो भी सैटेलाइट जो भी लॉन्चिंग व्हीकल्स हम पढ़ रहे हैं उन सबके एक तो फुल फॉर्म हमको याद पता होने चाहिए कि उनका फुल फॉर्म क्या है। SLV मतलब क्या होगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, खासियत देखते हैं, विशेषता क्या है इसमें। ठीक है, और ये इसकी क्षमता कितनी, सब में बात करते हैं। आप पाएंगे कि जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है अपना SLV, उसका लेंथ होता है 22 मीटर का। ये केवल 22 मीटर का था। वेट इसका 17 टन था, और इसकी जो सैटेलाइट जो क्षमता जो थी बोलेंगे वो 40 kg की थी, यानी कि 40 kg तक के सैटेलाइट को कहाँ स्थापित कर सकता था, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। ठीक है, ये केवल 40 kg तक के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता था। दूसरी बात, ये जो आपका लॉन्चिंग व्हीकल्स होता है क्या है, एक तरह से रॉकेट है। इस रॉकेट के ऊपर में हम क्या रख देते हैं, सैटेलाइट को रख देते हैं, और जब ये रॉकेट क्या होगा, रॉकेट में हम क्या करेंगे, फायरिंग करेंगे, है ना। इसमें क्या होते हैं, प्रोपेलेंट होते हैं। ये जो देखिए इसमें 4 स्टेज होते हैं। अगर आप देखेंगे SLV को तो इसमें 4 स्टेज हैं। 4 स्टेज की जो बात कर रहा हूँ क्या कि प्रोपेलेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो 4 स्टेज क्या है, 4 स्टेज में क्या होगा, पूरा का पूरा सॉलिड प्रोपेलेंट भरा हुआ है। ये सॉलिड प्रोपेलेंट क्या यूज़ करते हैं, हम STBP यूज़ करते हैं, आगे हम बात करेंगे इसमें। तो देखिए ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट है इसमें 4 स्टेज का भरा हुआ है। यहाँ आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो बर्न करेंगे तो क्या होगा, ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट है धीरे धीरे बर्न होगा और उसको लोअर अर्थ के ऑर्बिट में जाके सैटेलाइट को क्या कर देगा, स्थापित कर देगा। तो ये किसके लिए, इसकी सीमाएं क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये केवल लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, आप देखेंगे इसकी पहली उड़ान जो हमने जब हमने पहली बार जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किया वो 1979 में हमने इसकी पहली उड़ान करी, जो कि असफल रही। उसके बाद 1980 में इसकी एक सफल उड़ान हुई जिसको हम जानते हैं रोहिणी सैटेलाइट 1 के नाम से। तो हमने क्या किया, लोअर अर्थ ऑर्बिट पर रोहिणी सैटेलाइट 1 को हमने क्या किया, स्थापित किया। तो ये था आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब हमको क्या करना है, अब देखिए कोई भी चीज़ बनता है तो हमको उसको और एडवांस करना रहता है। यहाँ देखिए हम केवल 40 kg तक के ही सैटेलाइट को ले जा सकते हैं और लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जा रहे हैं, तो अब हमको इनका एडवांस करना है। तो इसके एडवांस वर्जन आया ASLV के फॉर्म में। ठीक है, ASLV क्या है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब देखिए क्या मॉडिफिकेशन हुआ, ये 4 स्टेज का है, इसमें 5 स्टेज हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट भरा हुआ है दोनों में। लेंथ देखिए 22.8 मीटर हो गया, वहाँ 22 मीटर था। उसका वेट था 17 टन, इसका हो गया 40 टन। उसकी क्षमता थी 40 kg और इसकी क्षमता कितनी हो गई, 150 kg, यानी कि 150 kg तक के सैटेलाइट को ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है। ये तो हो गया इसके खासियत। दूसरा है, इसमें हमने एक चीज़ और ऐड किया, वो था आपका स्ट्रैपन मोटर्स। स्ट्रैपन मोटर्स क्या है, ये हमारा बूस्टर है। आपको वेट को, अब हमको क्या चाहिए, सॉलिड प्रोपेलेंट तो हम जला ही रहे हैं वेट को लिफ्ट करने के लिए, है ना। हमको एक्स्ट्रा चाहिए एनर्जी ताकि हम इसको और ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या कर सकें, इस वेट को लिफ्ट कर सकें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रैपन मोटर्स। ठीक है, बूस्टर है ये, और तेज़ी से हमको लिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, बूस्टर यूज़ करते हैं। तो इसमें 2 बूस्टर लगे होते हैं जिसको हम जानते हैं सोम बोलते हैं हम उसको, स्ट्रैपन मोटर्स। इसके बाद आइए अब तीसरा जो हमारा है, और यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, PSLV जिसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। खासियत क्या है, पुराने जो हमारे SLV और SLV से इसमें क्या नया किया गया है वो देखते हैं। PSLV में देखिए कि अभी तक तो जो है हमारा PSLV के 3 वर्जन आ चुके हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम नॉर्मल जो PSLV है उसके बारे में पहले देखते हैं। तो आप पाएंगे कि जो PSLV है इसमें 4 स्टेज होते हैं।
इसमें भी 4 स्टेज हैं। SLV में 4 है, ASLV में 5 हैं और इसमें 4 स्टेज हैं। अलग क्या है देखिए, यहाँ 2 स्टेज जो होगा आपका सॉलिड प्रोपेलेंट भरा होगा और 2 स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट भरा हुआ है। ठीक है, 2 स्टेज में सॉलिड है, 2 स्टेज में लिक्विड है। पहला और तीसरा सॉलिड, दूसरा और चौथा लिक्विड। और क्या चेंजेस हुआ है देखिए, लेंथ बढ़ गया इसका, 22.8 था, अभी हो गया 44.4 मीटर। वेट कितना हो गया, 295 टन। एज वेल एज, अब इसमें खासियत क्या है, इसमें खासियत ये है कि इसमें 6 स्ट्रेपन मोटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये जो है 1750 केजी तक के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। दूसरा, 1450 केजी तक के सैटेलाइट को GTO यानी कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। ये इसकी खासियत हो गई। सॉलिड प्रोपेलेंट को चलाने के लिए जो इंजन यूज करते हैं हम उसको जानते हैं S139 के नाम से, और लिक्विड प्रोपेलेंट को चलाने के लिए हम जो इंजन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम जानते हैं विकास के नाम से। ये याद रखिएगा, सॉलिड प्रोपेलेंट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, S139 इंजन, और लिक्विड प्रोपेलेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग विकास इंजन। ठीक है, तो लिक्विड प्रोपेलेंट के फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, UDMH यूज़ करते हैं और नाइट्रस टेट्रा ऑक्साइड यूज़ करते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें क्या है। तो देखिए, PSLV जो है हमारा सबसे उन्नत वर्जन है और स्वदेशी तकनीक से निर्मित हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। क्यों? क्योंकि PSLV ही वो लॉन्चिंग व्हीकल है इसरो के पास जिसके माध्यम से उसने न केवल खुद के पैरों पे तो खड़ा हुआ ही, साथ ही वह विदेशी सैटेलाइट्स को भी विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करने में समर्थ हुआ। एक चीज़ जानिए है कि आप PSLV के माध्यम से आप कहाँ कहाँ स्थापित कर रहे हैं, एक तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में कर रहे हैं और एक तो GTO में कर रहे हैं, यानी कि आप MEO पे नहीं कर रहे हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे हम क्या करते हैं, PSLV के माध्यम से कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, और भारत का कोई सैटेलाइट है भी नहीं MEO में। ठीक है, अब देखिए PSLV के हमारा जो वर्जन आए हैं, 3 वर्जन हम इनके निकले हैं। एक है PSLV-G जो आपको सिंपली दिख रहा है, दूसरा है आपका PSLV-CA। PSLV-CA क्या होता है, कोर अलोन, और एक है आपका PSLV-XL। XL मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये PSLV-G जो है हमारा नॉर्मल हम जिसकी बात की, जिसमें सिर्फ स्ट्रेपन मोटर्स लगे हुए हैं, जिसमें से 4 जो होंगे आपके धरती पर ही वेट को लिफ्ट करने के काम आएंगे और 2 एयर में यूज़ होते हैं लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, 4 आपके कहाँ, 4 जो होंगे आपके जस्ट धरती पे ही बर्न हो जाएंगे लिफ्ट करने के लिए, उसके बाद 2 एयर में उसको बूस्ट करने के लिए बर्न होंगे। तो PSLV-CA में क्या है, कोर अलोन बोल रहे हैं, तो यहाँ कोई स्ट्रेपन मोटर्स यूज़ नहीं होता है। आपको क्या याद रखना है PSLV-CA के बारे में, PSLV-CA कोर अलोन में नो स्ट्रेपन मोटर्स। ठीक है, PSLV-XL क्या है, तो PSLV-XL कुछ नहीं है, PSLV-XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज होता है। यहाँ एक्स्ट्रा लार्ज हम स्ट्रेपन मोटर्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज स्ट्रेपन मोटर्स, यही है PSLV-XL। अब इसकी खासियत देखिए कि हमने GTO के माध्यम से, इसके माध्यम से हमने क्या, चंद्रयान 1 मंगलयान 1 मिशन को वो कर लिया, फेस कर लिया। ठीक है, हमने PSLV के माध्यम से, जनरली हम क्या बोलते हैं कि अगर सैटेलाइट का वेट ज़्यादा है, उसको हायर ऑर्बिट में हमको स्थापित करना है, तो हमको क्या चाहिए, GSLV चाहिए, है ना, GSLV चाहिए। लेकिन हमने PSLV के माध्यम से चंद्रयान 1 और मंगलयान 1 को मिशन को क्या किया है, कंप्लीट किया है, उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है PSLV की। PSLV की जो पहली उड़ान थी वो 1993 में हुई, जो कि असफल थी। उसके बाद 1994 में इसकी पहली सफल उड़ान हुई, जिसमें हम PSLV-D2 के माध्यम से क्या, इंडियन रिमोट सैटेलाइट P2 को स्थापित कर पाए। हम क्या कर पाए, इंडियन रिमोट सैटेलाइट P2 को स्थापित कर पाए। लेकिन अभी भी समस्या क्या है हमारे पास कि जब भी 2 टन से ज़्यादा वजन की सैटेलाइट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, विभिन्न कक्षाओं में स्थापित कर पाने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास अब क्या हुआ, अब इसके लिए हमको चाहिए थी एक उन्नत तकनीक। और यह उन्नत तकनीक क्या हो सकती थी, यह उन्नत तकनीक हो सकती थी GSLV। लेकिन GSLV में कठिनाई है, क्योंकि GSLV में जो इंजन यूज़ होता है वो होता है क्रायोजेनिक, है ना। वहाँ जो हम प्रोपेलेंट यूज़ कर रहे हैं वो उसमें उसको चलाने के लिए हमको चाहिए क्रायोजेनिक इंजन, और क्रायोजेनिक इंजन को विकास करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है।
तो हम देखते हैं कि GSLV के विकास कैसे हुआ, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। चलिए अब समझते हैं हम क्या GSLV के बारे में। ये GSLV क्या है, ठीक है। अब तक हमने 3 वर्जन देखा, SLV, SLV और PSLV। अब उन्हीं का एडवांस वर्जन जो है, उन्नत वर्जन, जिसके माध्यम से हम 2 टन से भी अधिक वजनी उपग्रहों को न केवल लोअर अर्थ ऑर्बिट में बल्कि हम उसको GTO यानी कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो साइनक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर आसानी से स्थापित कर सकते हैं। एज वेल एज डिफरेंट आपके मून मिशन के लिए, मंगल मिशन के लिए, इस तरह के मिशन के लिए भी GSLV का विकास क्या है, बहुत ज़रूरी था। साथ ही अगर आपको इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना है ICBM, तो उसके विकास के लिए भी GSLV का सक्सेसफुल होना ज़रूरी था, ठीक है। दूसरी बात, अभी तक जो हम हमारे भारी उपग्रहों को क्या कर रहे थे, विदेशी सरजमी से हम क्या कर रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे थे, उसके माध्यम से हम उनको स्थापित कर रहे थे। तो अब जो होगा, यहाँ धन का जो निर्गमन हो रहा था हमारा, उस पर भी कंट्रोल होगा। तो इस तरह से हम क्या होंगे, पूर्णतः अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन डिफ़िकल्टी देखते हैं अब हम। सबसे पहले जो हमारा पहला आया, आप देखेंगे GSLV, जिसको हम बोलते हैं जियो साइनक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, इसके 3 वर्जन अभी तक आए हैं, जिसमें पहला है आपका GSLV Mark 1, फिर है GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। जो अभी सबसे एडवांस वर्जन है वो है हमारा GSLV Mark 3। अब देखिए, अब देखेंगे GSLV Mark 1 को, ये हमारा क्या है, GSLV Mark 1। GSLV Mark 1, ये इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहले आप याद रखिए कि यहाँ 3 स्टेज होता है, एक सॉलिड स्टेज, एक लिक्विड स्टेज, और जो सबसे अपर स्टेज होता है वो होता है क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज होता है ये क्रायोजेनिक स्टेज है, क्योंकि इस क्रायोजेनिक स्टेज पे हमको चाहिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, और इसको लिक्विड स्टेट में मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए क्रायोजेनिक इंजन। और इसका विकास जो था, आप देखेंगे कि हमारे प्रारंभिक चरण में, यानी कि हम जब GSLV Mark 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो क्रायोजेनिक इंजन लगा है वो कैसा है, रशियन है, रशियन निर्मित है। तो यहाँ जो हम क्रायोजेनिक इंजन यूज़ कर रहे हैं वो है रशियन क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। यहाँ जो हम Mark 1 में यूज़ किए वो है रशियन क्रायोजेनिक इंजन। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण, MTCR है मेरे ख्याल से, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण फिर क्या हुआ, हमें रशिया से क्रायोजेनिक इंजन के विकास के लिए सहायता नहीं मिल पाई। तो अब क्या हुआ, भारत के पास एक डिफ़िकल्टी आ गई कि हमको अपना स्वयं का क्रायोजेनिक इंजन विकास करना है। तो उसी विकास के क्रम में हमने GSLV Mark 2 का विकास किया, ठीक है। GSLV Mark 2 का विकास किया। GSLV Mark 2 में जो होगा सब कुछ सेम है, सॉलिड लिक्विड स्टेज है और अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। और इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेपन मोटर्स यूज़ कर रहे हैं। और स्ट्रेपन मोटर्स की खासियत याद रखिए कि अब तक आपने जो पीछे पढ़ा है वहाँ स्ट्रेपन मोटर्स में हम सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ कर रहे थे, और यहाँ हम जो यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेपन मोटर्स में वो है लिक्विड प्रोपेलेंट, ठीक है। तो यहाँ जो हम सोम में यूज़ कर रहे हैं वो है लिक्विड प्रोपेलेंट। तो बाकी सब सेम है, बस यहाँ अब जो हो गया, ये जो क्रायोजेनिक इंजन आया GSLV Mark 2 में, ये कैसा है, स्वदेशी है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत है यही हमारा। तो इसके तहत जो हम क्रायोजेनिक इंजन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, CE 7.5, यानी कि GSLV Mark 2 पे जो क्रायोजेनिक इंजन यूज़ हो रहा है वो है CE 7.5। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ तक तो था, ये आपकी बात हो गई। लेकिन जो आपको देखिए यहाँ पास मैं लिखा हूँ नॉटी बॉय, तो इसरो ने जो GSLV Mark 2 को नॉटी बॉय की संज्ञा दी है। क्यों दी है, क्योंकि अगर आप इसके पहले के 7 उड़ान को देखें तो उसमें से शुरू के पहले 3 उड़ान तो क्या हो गए, असफल हो गए। बाद के 2 उड़ान क्या हो गए, तकनीकी खराबी आ गई। तो इसके अस्थिर व्यवहार के लिए इसको क्या कहा गया, नॉटी बॉय, ठीक है। इसके अस्थिर बिहेवियर के कारण ही इसे नॉटी बॉय कहा गया। इसके बाद अब क्या हुआ, अब हमें तकनीक में और अधिक उन्नत करना है, हमको और अधिक विकास करना है। तो उसी क्रम में हमने GSLV Mark 3 का निर्माण किया। और GSLV Mark 3 को इन्होंने क्या संज्ञा दी है, इसरो ने फैट बॉय की संज्ञा दी है। फैट बॉय की संज्ञा क्यों दी है, इसके वजन के कारण, ठीक है। इसके वजन के कारण इसको फैट बॉय की संज्ञा दी है। तो GSLV Mark 3 को देखें तो इसका वजन जो होगा 660 टन के आसपास है,
ठीक है। ये कितना है, ये 419 टन के आसपास है। ये कितना है, ये भी 449 टन के आसपास है। और ये जो है आपका 660 टन का है, ठीक है। तो इसके भारी भरकम वजन के कारण और इसके माध्यम से हम 4 टन तक के उपग्रहों को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर सकते हैं। ये एक खासियत है। 660 टन का है वजन। उसके बाद हम इसके माध्यम से 4 टन तक के उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे GSLV Mark 1 और Mark 2 से इसमें क्या डिफरेंट है, तो आप पाएंगे इसमें बाकी में तो 3 स्टेज आपको क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 ही स्टेज दिखेगा आपको। एक तो लिक्विड स्टेज होता है और एक ऊपर में होता है आपका क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। और साइड में 2 स्ट्रेपन मोटर्स लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ कितने लगे हैं आपके, 2 स्ट्रेपन मोटर्स, ठीक। ये 2 स्ट्रेपन मोटर्स में जो प्रोपेलेंट यूज़ हो रहा है वो होगा सॉलिड। ये याद रखिए कि यहाँ अलग से सॉलिड स्टेज नहीं बनाया गया है। जो भी सॉलिड है वो इस प्रोपेलेंट के माध्यम से होगा, इस बूस्टर के माध्यम से होगा जो बर्न होगा। तो यहाँ 2 स्टेपन मोटर्स लगे हुए हैं जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट है। जैसे ही पहले बर्न होगा उसके बाद बर्न होते ही इसको बर्न करेगा और उसके बाद लास्ट में आपका क्रायोजेनिक स्टेज बर्न होगा। और उसी के ऊपर हम क्या रखते हैं, सैटेलाइट रखते हैं। तो जो क्रायोजेनिक इंजन यहाँ यूज़ हो रहा है वो है आपका CE-20, ठीक। ये याद रखिए, यहाँ जो क्रायोजेनिक इंजन यूज़ हो रहा है वो है CE-20 और यहाँ जो क्या बोलते हैं ईंधन यूज़ हो रहा है उसको बोले हमने C-25। तो क्रायोजेनिक ईंधन क्या है, C-25, और क्रायोजेनिक इंजन क्या है आपका 20। लिक्विड क्या यूज़ हो रहा है, लिक्विड 110 है, वही है आपका यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं। कौन सी यूज़ कर रहे हैं, UDMH और नाइट्रस टेट्रा ऑक्साइड यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे क्या है वो, एक ब्रीफ में मैं उसको बता दूंगा। तो ये रहा आपका क्या, GSLV Mark 3। अब तक हमने इससे 3 उड़ानें भरी हैं और उसमें से एक उड़ान है आपका GSLV Mark 3 के माध्यम से, GSLV Mark 3 M1 के माध्यम से हमने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया, ठीक है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया। तो ये था हमारा GSLV के बारे में, जिसके बारे में हमको जानना था। तो याद रखिए GSLV 1 में जो इंजन यूज़ हो रहा है क्रायोजेनिक इंजन वो रशियन मेड है। बाकी फिर जो है आपका GSLV Mark 2 जहाँ पर CE-7.5 और GSLV Mark 3 जहाँ पर CE-20 यूज़ हो रहा है वो कैसा है, स्वदेशी है। कभी कभी अगर ऐसा पूछ ले कि नॉटी बॉय की संज्ञा किसे दी गई है, तो याद रखिए नॉटी बॉय की संज्ञा दी गई है GSLV Mark 2 को और फैट बॉय की संज्ञा दी गई है GSLV Mark 3 को। तो ये कुछ बातें हैं जो हमको समझना था, ठीक है। तो GSLV के माध्यम से अब जो हो गए हम क्या होंगे, आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हमारे जो संचार उपग्रह हैं जिसको हम विदेशी सैटेलाइट, विदेशी लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से प्रक्षेपित करते थे, अब हम क्या करेंगे, अपनी ही लॉन्चिंग व्हीकल से उसको प्रक्षेपित करेंगे, ठीक है। एज वेल एज हम दूसरों का भी, दूसरे देशों का भी सैटेलाइट को हम लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह की खासियत अब हमारे क्या हो गए हैं, इसरो के पास है, जिसके माध्यम से अब क्या हो गया, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। आइए अब देखते हैं कि हम इसमें प्रोपेलेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या हमने लॉन्चिंग व्हीकल्स में हमने बात किया कि हम सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ कर रहे हैं, क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक इंजन में कुछ प्रोपेलेंट यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोपेलेंट है क्या, प्रोपेलेंट मतलब प्रणोदक है क्या। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग सॉलिड प्रोपेलेंट को। सॉलिड प्रोपेलेंट में देखिए हम लोग जो यूज़ करते हैं मेनली वो क्या है, STBP यूज़ करते हैं हम लोग एज अ फ्यूल। तो देखिए इसमें आप STBP, AP और AL, इसको मैंने इस तरह से डिवाइड किया है। जो हमारा सॉलिड प्रोपेलेंट में यूज़ हो रहा है वो क्या है, तो STBP जो होता है बाइंडर के रूप में यूज़ करते हैं, AP हम ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज़ करते हैं और AL जो होता है हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये STBP क्या है, AP क्या है, AL क्या है, इसको देखते हैं। STBP मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। सॉलिड प्रोपेलेंट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, STBP यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडाइन एज अ बाइंडर, AP अमोनियम परक्लोराइड एज अ ऑक्सीडाइजर, और AL जो होता है हमारा एल्युमिनियम पाउडर होता है जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमारा सॉलिड प्रोपेलेंट हुआ जो कि हम SLV, SLV में यूज़ करते हैं, फिर हमारा PSLV में यूज़ करते हैं, एज वेल एज GSLV में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद एक आया आपका लिक्विड प्रोपेलेंट, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कहाँ से, PSLV से, जहाँ पास एक सॉलिड एक लिक्विड, जहाँ 2 सॉलिड और 2 लिक्विड चरण होते हैं,
ठीक है, प्रणोदक यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें हम यूज़ करते हैं लिक्विड प्रोपेलेंट को। तो लिक्विड प्रोपेलेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, UDMH प्लस N2O4। ये UDMH क्या है, अनसाइमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन प्लस नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम लोग एज अ लिक्विड प्रोपेलेंट। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें हम यूज़ करते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में हम क्या कर रहे हैं, क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, GSLV में आपने देखा होगा कि उसका जो अपर स्टेज होता है वहाँ क्या होता है, क्रायोजेनिक होता है। ये क्रायोजेनिक क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। क्या होगा, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। और आपको ये पता है कि कोई भी चीज़ को अगर लिक्विड स्टेट में मेंटेन करना है तो हमको बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रायोजेनिक इंजन का जो विकास करना है वो आसान काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये रहे आपके कुछ प्रोपेलेंट्स जो हमको जानना था कि हम SL जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल्स है उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। चलिए आज के लिए इतना ही।